अखबार बांटने वाली चुड़ैल। प्रवीण नींद में टेबल पर हाथ मारकर कुछ ढूंढता है, पर तभी उसका हाथ गरम गरम चाय से जल जाता है और वो चिल्ला कर उठ जाता है। मर गया मर गया मर गया। सुधा, अरे सुधा कहाँ हो तुम? इतनी भी समझ नहीं है कि चाय को कहाँ रखते हैं? तुम्हें पता नहीं है कि आंख खुलते ही मुझे सुबह न्यूज़पेपर चाहिए होता है। सॉरी, माफ कर दीजिए, वो न्यूज़पेपर आज टाइम से नहीं आया है, इसलिए मैंने सिर्फ चाय रख दी। चाय पसंद है, लेकिन सिर्फ न्यूज़पेपर के साथ। मुझे माफ कर दीजिए। ये बोलकर सुधा फ्रिज से बर्फ के टुकड़े प्रवीण के हाथों पर लगा देती है, जिससे उसे आराम मिलता है। इतने में डोर बेल बजती है और सुधा कहती है, लगता है न्यूज़पेपर वाला आ गया, मैं लेकर आती हूँ। नहीं, तुम रहने दो, मैं खुद ही ले आऊंगा। ये बोलकर जैसे ही प्रवीण बाहर जाकर न्यूज़पेपर उठाकर उसे पढ़ने के लिए खोलता है तो उसमें खून से लिखा होता है, आज तेरा आखिरी दिन भी खत्म हुआ, उल्टी गिनती शुरू कर दे क्योंकि मैं वापस आ गई हूँ। सुधा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये पढ़कर प्रवीण डर कर न्यूज़पेपर को फाड़ देता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कुछ नहीं होगा मुझे। प्रवीण सहम कर जमीन पर बैठा ही था कि एक औरत साइकिल चलाते हुए घंटी मारती है और एक अखबार प्रवीण की ओर फेंकती है। प्रवीण उस चुड़ैल को देखकर डर जाता है और डरते हुए उस अखबार को खोलता है। मैं वापस आ गई हूँ और तुझसे बदला लेकर ही रहूंगी। नहीं, ये सब झूठ है, मेरा वहम है। सुधा, अरे सुधा जल्दी आओ। क्या हुआ? आप इतनी आवाज क्यों लगा रहे हैं? अरे माथे पर पसीना। देखो इस अखबार में खून से क्या लिखा है। प्रवीण के कहने पर सुधा उस अखबार को पढ़ती है जिसमें नॉर्मली दैनिक समाचार लिखा हुआ था। कुछ भी तो नहीं लिखा, कोई खून वून नहीं है। आप पागल हो गए हैं क्या? जरूर कोई डरावना सपना देख रहे होंगे। जाइए, थोड़ी देर और सो जाइए। तुम सही कह रही हो। ये बोलकर प्रवीण सोने चला जाता है। आखिर प्रवीण उस अखबार को पढ़कर इतना क्यों डर गया? क्या कोई उसके साथ ये सब जानबूझकर कर रहा था, या सच में ही इस बात के पीछे कोई गहरी वजह थी? क्या साइकिल वाली औरत का प्रवीण से कोई नाता था? इन सब बातों को जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। कुछ देर बाद जैसे ही प्रवीण अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने वो साइकिल वाली चुड़ैल ही होती है, जो उसका भी झटके से गला पकड़कर कहती है, क्यों प्रवीण, नींद पूरी हुई या नहीं? चल कोई बात नहीं, मैं वापस आ गई हूँ ना, तो मैं तुझे हमेशा के लिए सुला देती हूँ। फिर तेरी बीवी भी परेशान नहीं होगी। बेचारी को रोज अखबार जो देना पड़ता है तुझे, और तू उसे गालियाँ सुना देता है। मुझे छोड़ दो, अरे छोड़ दो, भगवान के लिए मुझे बख्श दो। मैं मरना नहीं चाहता। मरना तो मैं भी नहीं चाहती थी, लेकिन तूने अपने मन की ना। आज मुझे मौका मिला है तो तुझे जिंदा तो छोड़ नहीं सकती, इसीलिए अब मरने के लिए तैयार हो जा। ये कहते ही चुड़ैल प्रवीण को जान से मार डालती है, जिसके बाद उसकी बीवी बहुत रोती है। ऐसे ही वो चुड़ैल कबीर पाठक के घर के आगे साइकिल की घंटी बजाकर अखबार फेंकते हुए बोलती है, अखबार ले लो, ताजा अखबार ले लो, खबर पढ़ लो ताजा। आवाज सुनकर कबीर अखबार को जैसे ही पढ़ने के लिए खोलता है तो उसमें खून से लिखे शब्दों को डरते हुए पढ़ता है, तेरा कोठा भी पूरा हो चुका है, अब तुझे तेरे कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। चंद पल की जिंदगी जितना जीना चाहता है जी ले, क्योंकि मैं वापस आ चुकी हूँ। राधिका। नहीं, राधिका वो नहीं आ सकती, उसे तो हमने ठिकाने लगा दिया था। और ये खून से लिखा हुआ अखबार यहाँ कैसे आया? कहीं वही तो ये देखकर नहीं गई, इसका मतलब वो यहीं कहीं है। कबीर ये बोलकर जैसे ही मुड़ता है तो उसके पीछे चुड़ैल राधिका को देखकर बेहद डर जाता है और अपने कदम पीछे करने लगता है। तभी चुड़ैल उसका कॉलर पकड़कर कहती है, सही बोला तू, मैं यही हूँ तेरे पास, पर तूने तो मुझे अभी तक याद भी नहीं किया। खैर, वैसे भी कोई अपने कर्म कांड को इतनी जल्दी भुला भी कैसे सकता है। चुड़ैल राधिका, देखो मुझसे दूर हटो, छोड़ो मुझे और चले जाओ यहाँ से। जाऊंगी, जरूर जाऊंगी, लेकिन तेरी जान लेकर जाऊंगी। तुझसे अपना बदला लेकर ही रहूंगी मैं कबीर पाठक। देखो मुझे छोड़ दो, मेरी अभी बेटी हुई है, मुझे उसके साथ वक्त बिताना है। मैं मरना नहीं चाहता, मुझे माफ कर दो। मैंने जो तुम्हारे साथ किया उसके लिए मुझे माफ कर दो। वाह, कितनी आसानी से तूने बोल दिया, मुझे छोड़ दो। मुझे
मुझे अपनी बेटी के साथ वक्त बिताना है। मेरा भी तो परिवार था, मुझे भी उनके साथ रहना था। मेरे बिना कैसे रो रहे होंगे वो, कैसे गुजारा चलाया होगा उन्होंने, ये सोचा तुमने? क्या तेरी माफी से वो सब चीज मैं भूल पाऊंगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हिसाब तो पूरा तब होगा जब मौत के बदले मौत दी जाएगी। ये कहते ही चुड़ैल उसके पेट में छुरा घोंपकर मार डालती है। मार डाला, इसे भी मार डाला। अब बस राकेश और समीर बचे हैं, उन्हें भी ठिकाने लगा दूं मैं, तभी मेरा इंतकाम पूरा होगा। इसी तरह चुड़ैल राकेश की भी जान ले लेती है और अब वो समीर को भी इसी तरह न्यूज़पेपर देकर उसे मारने वाली होती है कि तभी उसकी पत्नी रीटा उसके सामने आकर समीर की ढाल बन जाती है और रोते हुए कहती है, नहीं नहीं, मैं तुम्हें अपने पति को मारने नहीं दूंगी। तुम्हें जो कहना है मुझे कहो। मैं निर्दोष लोगों को बिल्कुल नहीं मारती। बेहतर होगा तू मेरे सामने से हट जा। आज इसके किए की सजा इसको देकर ही रहूंगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी मैं। पहले तुम बताओ, तुम कौन हो और क्यों मेरे पति को मारना चाहती हो? क्या किया है इन्होंने? तुम्हारा पति कोई दूध का धुला नहीं है। इसकी कड़वी सच्चाई मैं तुम्हें आज बताती हूँ। 1 साल पहले की बात है। मैं राधिका अखबार बांटने का काम किया करती थी। ऐसे ही एक दिन सुबह के सारे अखबार मैंने बांट दिए थे। मैं अपना काम खत्म करके मिल में जैसे ही आई तो वहाँ के बॉस ने बोला, अरे शेखर तो आज रात को आ ही नहीं पाएगा, तो हमारे न्यूज़पेपर दूसरे डिपार्टमेंट तक कैसे डिलीवर होंगे? अगर ये पेपर रात में नहीं पहुंचे तो सुबह भी लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगे। कोई तो बताओ कौन करेगा? अरे उसे मैं एक्स्ट्रा चार्जेस दूंगा। अगर मैं इस चीज के लिए हाँ कर दूं तो मैं आई बाबा की आंखों का इलाज करवा पाऊंगी। इन पैसों से हाँ कर देती हूँ। सर, मैं करूंगी ये काम। राधिका, मुझे गर्व हुआ कि तुम ये काम करोगी, लेकिन काम रात में होगा। क्या तुम कर पाओगी सेफ्टी के साथ? सर, आप चिंता मत कीजिए, मैं कर लूंगी। ठीक है, तो अंशुमन से एड्रेस लेकर उस जगह पर न्यूज़पेपर पहुंचा देना। बॉस की बात सुनकर राधिका रात में न्यूज़पेपर के बंडल लेकर दूसरे डिपार्टमेंट जाने के लिए निकल जाती है, लेकिन रास्ते में 4 लड़के उसका रास्ता रोक लेते हैं और उसे जबरदस्ती करने लगते हैं। छोड़िए छोड़िए मेरा हाथ। कबीर सर, आप अपने डिपार्टमेंट की लड़की को भी आप ऐसे कैसे कर रहे हैं? हाँ तो क्या हुआ, हम तुम्हें जानते हैं, तुम इतनी खूबसूरत हो तो तुमसे मिलने तो आ ही सकते हैं हम सब। राधिका अपने आप को उन लोगों से छुड़ाती है, मगर वो लोग उसकी एक नहीं सुनते और जब राधिका भागती है तो वो उसे मार डालते हैं और डर के मारे उसे जिंदा पास के पार्क में दफना देते हैं। बताओ क्या गलती थी मेरी? सिर्फ अपने माँ बाप का सोचकर मैं उस रात निकली, लेकिन इन लोगों ने, जिसमें तुम्हारा पति शामिल था, उन सब ने मेरे साथ बदसलूकी की और मुझे मार डाला। इसीलिए मैं इन्हें मार डालूंगी। ये बोलकर चुड़ैल उसके पति को भी मार डालती है और अपना बदला लेकर वो हमेशा के लिए चली जाती है। ये कहानी सोनगढ़ गांव के पास वाले जंगल की है, जहां कोई भी आया जाया नहीं करता था। लेकिन एक रात की बात है। उस रात बहुत तेज हवा चल रही होती है और तभी उसी जंगल के एक पेड़ पर चुड़ैल आकर बैठती है और उदास होकर बोलती है, कितने दिनों से मैंने कोई शिकार नहीं किया और ना इंसानी खून पिया है। अब तो मुझे कमजोरी सी हो रही है। मुझे जल्दी से कोई ना कोई शिकार करना होगा जिससे मैं अपनी शक्तियों को बढ़ा सकूं। तभी उस जंगल में 2 लोग शराब पीने आते हैं। उन्हें देख चुड़ैल खुश हो जाती है और मन ही मन बोलती है, मैंने तो सुना था प्यासा कुएं के पास जाता है, लेकिन यहाँ देखो खुद कुआं प्यासे के पास आ गया है। वाह रे मेरी किस्मत, अब मैं इन्हें मारकर इनका ताजा ताजा खून पीऊंगी। उसी वक्त उनमें से एक आदमी बोलता है, दारू पीने के लिए कोई अच्छी सी जगह भी नहीं मिल रही है, चल इसी पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। इस बात से अनजान वो लोग उसी पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं जिसके ऊपर चुड़ैल बैठी होती है और आपस में बात करने लगते हैं। यार वीरू, और बता काम धंधा कैसा चल रहा है और भाभी कैसी हैं? मत पूछ भाई, ज्यादा इमोशनल हो जाऊंगा। क्या मतलब भाई? तेरी इन बातों का मतलब क्या है भाई? कुछ नहीं यार, आजकल काम धंधा सही नहीं चल रहा और तेरी भाभी ने नाक में दम कर रखा है। तू परेशान मत हो भाई, घर घर की यही कहानी है। मेरा भी कुछ तेरे जैसा ही हाल है, इसलिए तो मैं पीना शुरू कर दिया हूँ। इतना बोलकर जय गाना गाना शुरू कर देता है। मुझे पीने का शौक नहीं,
पीता हूँ गम भुलाने को। शांत हो जा भाई, चल हम अपने गम को बांटते हैं और मिलकर शराब पी। जिसके बाद वो दोनों शराब पीने लगते हैं। तभी उनके सामने चुड़ैल आ जाती है और हंसते हुए बोलती है, कितने समय से मैं तुम लोगों का इंतजार कर रही थी और आज तुम लोग आ गए। अब मैं तुम्हें मार कर तुम्हारा खून पीऊंगी और तुम अपने गमों से हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाओगे। हमें छोड़ दो, मत मारो हमें, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, जाने दो हमें यहाँ से। नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। तुम्हें छोड़ दिया तो मुझे भूखे रहना पड़ेगा। इतना बोलकर चुड़ैल उन दोनों को मारकर उनका खून पी जाती है। तभी उसकी नजर उनकी शराब की बोतल पर पड़ती है, जिसे देखकर वो बोलती है, अरे ये क्या भला है, शायद इसी को पीकर वो दोनों इंसान झूम रहे थे। चलो मैं भी इसे पीकर देखती हूँ। जिसके बाद चुड़ैल शराब को पी लेती है और नशे में झूमने लगती है। तभी वहाँ से दो इंसान शराब पीकर झूमते हुए बार की तरफ जा रहे होते हैं। इधर चला मैं उधर चला, जाने कहा मैं किधर अरे नाले में आकर कर गया, क्या तूने क्या किया। तभी चुड़ैल उन्हें जाते हुए देख उनका पीछा करने लगती है और उनके सामने आकर बोलती है, दारू पी के नुक्कड़ पे बेट तेरा किया रे, काली पीली 18 बोतल शराब भी तो पिया रे, ठंडियां है भर ली बहुत, अब करूंगी मैं तेरा शिकार। चुड़ैल को अपने सामने देखकर दोनों डर जाते हैं, लेकिन वरुण हिम्मत कर चुड़ैल से पूछता है, क्यों तू हमें मारना चाहते यार चुड़ैल। 2 घूंट पिला दे साथियां, बाकी मेरे पे छोड़ दे। मैं कुछ समझा नहीं। मुझे इंसानी खून पीकर ताकत मिलती है, लेकिन अब इसके साथ ही मुझे शराब की भी लत लग गई है, इसलिए मुझे तुम्हारी शराब चाहिए। चुड़ैल की ये बात सुनकर सिद्धार्थ चुड़ैल से बोलता है, तू मेरी जान ले ले, लेकिन मैं तुझे अपनी शराब नहीं दूंगा। ठीक है, मैं तेरी जान भी ले लेती हूँ और तेरी शराब भी। इतना बोलकर चुड़ैल उन दोनों को मारकर उनकी शराब की बोतल उठाकर पी लेती है और पीने के बाद वो उस बार में चली जाती है, जहाँ चारों तरफ लोग और शराब की बोतलें होती हैं। ये सब देख चुड़ैल खुश हो जाती है और खुशी में गुनगुनाती है, शराब की बोतल जो मैंने देखी, शराबी मेरा दिल हो गया। जिसके बाद चुड़ैल बार के अंदर शराब की सभी बोतलों को हवा में उड़ाने लगती है और बोतलों को हवा में उड़ता देख सभी लोग हैरान हो जाते हैं और आपस में बात करते हैं, बड़ू क्या तू भी वही देख रहा है जो अपन देख रहा हूँ। हट रहा हलकाट, शराब पीने की वजह से तुझे कुछ ज्यादा ही नजर आ रहा है। मैं सच कह रहा हूँ बड़ू, तू ध्यान से देख। हाँ तो सही कह रहा है हलकाट। ये सब होता देख बार के अंदर सभी लोग डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। तभी उनके सामने चुड़ैल आ जाती है और बोलती है, अब मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, सबको मार डालूंगी और उनका खून पीकर शक्तिशाली हो जाऊंगी और तुम लोगों को मारते ही मुझे इतनी सारी शराब भी मिल जाएगी। जिसके बाद चुड़ैल सभी लोगों को मारने लगती है और बार के अंदर भगदड़ मच जाती है। लेकिन जैसे तैसे गौरव अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है और दौड़कर अपने घर जाता है और अपनी पत्नी राशि को सारी बात बताता है। जिसके बाद राशि उससे बोलती है, इस चुड़ैल ने सिर्फ आज तक गांव के उन लोगों को मारा है जो शराब पीते हैं। हमें इस बात का पता लगाना होगा कि आखिर वो सिर्फ उन्हीं लोगों को क्यों मार रही है, और इस बात का पता करने के लिए मेरे पास एक तरकीब है। और वो क्या है? कल हम गांव में सभी लोगों को बुलाएंगे और एक जगह पर बहुत सारी शराब इकट्ठा करेंगे, जिसे सुनकर चुड़ैल वहाँ आ जाएगी और जब वो आ जाएगी हम उसे बांध देंगे। जिसके बाद हम उससे पूछेंगे कि वो क्यों लोगों को मार रही है। वाह रे मेरी रानी, क्या तरकीब निकाली है। अगले दिन सुबह होने पर राशि ऐसा ही करती है। जिसके बाद चुड़ैल शराब को सूंघते हुए वहाँ आ जाती है और शराब पीने लगती है। तभी गांव के सभी लोग मिलकर चुपके से उसके ऊपर जाल फेंक देते हैं और वह उसमें फंस जाती है, क्योंकि वो जाल कोई साधारण जाल नहीं होता है, उस पर हनुमान जी का सिंदूर लगा होता है। जिसकी वजह से चुड़ैल उसमें तड़पने लगती है और गुस्से में बोलती है, ये तुमने अच्छा नहीं किया, एक बार मैं इस जाल से निकल जाऊं, उसके बाद सबको जिंदा चबा जाऊंगी। पहले तू हमें ये बता कि क्यों तू इन लोगों को मार रही है। उसके लिए तुम्हें मेरी पूरी कहानी सुननी होगी। इतना बोलकर चुड़ैल अपनी आप बीती
गांव वालों को सुनाने लगती है। मेरा नाम कमला था और मेरा बाप एक शराबी था। एक दिन वह शराब पीकर जुआ खेल रहा होता है और जुए में सब कुछ हार जाता है, जिसके बाद वो घर आते हैं और मुझसे कहते हैं, आज मैं जुआ खेल रहा था और जुए में तुझे दांव पर लगाया। अब तुझे वो लोग यहाँ से ले जाएंगे, मुझे माफ कर दे बेटी। ये आपने क्या किया बाबूजी? एक जुए के पीछे आपने अपनी बेटी की जिंदगी दांव पर लगा दी। कोई दुश्मन भी अपनी बेटी के साथ ऐसा नहीं करेगा। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। इतना बोलकर कमला रोते हुए घर से निकल जाती है और स्टेशन पर जाकर आत्महत्या कर लेती है। और तभी से मैंने कसम खाई थी कि मैं इस दुनिया में एक भी मर्द को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सभी मर्द को मार दूंगी और अपनी मौत का बदला लूंगी और इस दुनिया का सारा शराब पीकर खत्म करूंगी, ताकि फिर कभी किसी बेटी के साथ ऐसा अन्याय ना हो। और अब इन लोगों को भी मार दूंगी। मैं मानती हूँ जो तुम्हारे साथ हुआ वो गलत था, लेकिन तू अपनी मौत की खुद जिम्मेदार है। इसमें इन लोगों की कोई गलती नहीं है। अब तू यहाँ से वापस चली जा, नहीं तो हम तुझे मार देंगे। नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। चुड़ैल के इतना बोलते ही गांव वालों को गुस्सा आ जाता है और वह सभी मिलकर चुड़ैल को उसी शराब से जला देते हैं और चुड़ैल जलकर राख हो जाती है और गांव उस चुड़ैल से मुक्त हो जाता है। भूतिया डिनर। रात के समय रोहित, विराट, निशा नाइट आउट के लिए सुनसान सड़कों पर निकले थे। भूख लगने पर आगे जाकर एक पुराने से ढाबे पर रुकते हैं, जहां दो लोग हाथ ताप रहे थे। ये देखकर तीनों ढाबे पर पहुंच जाते हैं और कहते हैं, सुनिए, क्या हमें यहाँ कुछ खाने को मिल सकता है? हमें बहुत भूख लग रही है। हाँ हाँ, बिल्कुल आप आइए, आपको बहुत स्वादिष्ट खाना मिलेगा यहाँ पर। वैसे मुझसे सब्र नहीं हो रहा, क्या बता सकते हैं यहाँ क्या क्या मिलता है? हाँ, आप अंदर तो आइए, मैं आपको सारे मेन्यू बताता हूँ। तीनों उन दोनों की बात सुनकर ढाबे में चले जाते हैं और वो आदमी कमलेश कहता है, आप यहीं रुकिए, मैं तीनों के लिए बेस्ट खाना लेकर आता हूँ। अंदर वो औरत चंपा, जो कि एक चुड़ैल थी, वो एक बड़े से पतीले में एक कड़छी से उसे चलाकर कहती है, अजी देखिए तो, ये मुंडी और उंगलियों की सब्जी कितनी बढ़िया बनी है, क्या खुशबू आ रही है। आहा, जरा आप चखेंगे? चखाओ चखाओ। ये खाने के बाद वो डरावना भूत कहता है, वाह, स्वादिष्ट बनाया मेरी चंपा रानी चुड़ैल, अब ये खाना मैं उन्हें भी खिलाकर आता हूँ। अगर उन्होंने ये खाना नहीं खाया तो आप जानते हैं ना हमें क्या करना है। हाँ बिल्कुल, मेरी चंपा रानी, उनकी भी बोटियां बोटियां करके इसी तरह तुमसे सब्जी बनवाऊंगा। अरे भैया, कितनी देर में खाना लाओगे? यहाँ पेट में चूहे आतंक मचा रहे हैं, जरा जल्दी लाओ ना। हाँ जल्दी लाइए, बहुत तेज की भूख लगी है। वो इस तरह मियाँ बीवी इंसानी रूप में उनके सामने जाकर खाना परोसते हैं, जो कि एक प्लेट में खून, हड्डियां, कटा सिर और कटी उंगलियां होती हैं। उन्हें देखकर कमलेश कहता है, माफ कीजिए, आपको ज्यादा देर इंतजार करवाना पड़ा। आपका खाना यहाँ है, खाइए पेट भरकर। खून? ये क्या मजाक है? हमने खाना मांगा है और आप हमें ये कटा सिर, हड्डी, खून, पता नहीं क्या क्या लेकर आ रहे हैं। आपका दिमाग तो ठीक है? ये क्या बदतमीजी है, हम यहाँ खाना नहीं खा सकते। खाने में तो यही है और यही खाना भी पड़ेगा। अगर तुमने नहीं खाया तो भी तुम्हें जबरदस्ती ये खिलाकर ही रहेंगे, वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। भूत? अरे राम रे, ये तो हम किसी भूत और चुड़ैल के पास खाना खाने आ गए। ये दोनों तो भूत हैं। हाँ बिल्कुल सही पकड़े हैं, हम चुड़ैल और भूत हैं। और अब तो तुम्हें मरना ही पड़ेगा। अगर मरना नहीं चाहते हो तो चुपचाप ये खाना खत्म करो। पर ये तो इंसानी मांस है, हम इसे नहीं खा सकते। ये तुम्हारा खाना है, खाना नहीं खाओगे तो मरोगे। अब बताओ, खाओगे या मरोगे? भूत और चुड़ैल दोनों उनकी तरफ बढ़ते हैं और कटा सिर लेकर निशा के मुंह की तरफ करते हैं। वो डरकर उस कटे सिर को फेंक देती है, तभी रोते हुए कहती है, मुझे घर जाना है, मुझे मम्मी के पास जाना है। विराट, रोहित, कुछ करो, यहाँ से चलो।
रवि चुड़ैल उसके बाल पकड़कर कहती है, तेरी इतनी हिम्मत, तूने इतने लजीज खाने को नीचे फेंक दिया, अब तुझे इसकी सजा मिलेगी। वो चुड़ैल ऐसा कहकर निशा को जबरदस्ती खून पिलाती है। तभी निशा फेंक देती है। यह देखकर चुड़ैल को गुस्सा आता है और वो 2-4 चांटे निशा के मारती है। ये देखकर विराट और रोहन चिल्लाने लगते हैं। तभी भूत दोनों को मारकर जबरदस्ती मांस हड्डी खिला देते हैं और मांस थूकने पर उन दोनों को जान से मार डालते हैं। अपने दोनों दोस्त को देखकर निशा बहुत रोती है। मार डाला तुम दोनों ने, मार डाला इनको। आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो ये सिला दिया? हमें मजा आता है तुम लोगों को परेशान करके। जो भी यहाँ आएगा उसे भूतिया डिनर तो करना ही पड़ेगा। तेरा रोना धोना और बर्दाश्त नहीं होता। तू भी अब अपने दोस्तों के पास पहुंच जा। ऐसा बोलकर वो चुड़ैल निशा को जमीन पर पटक पटक कर मार डालती है। अगले दिन भूत और चुड़ैल उनके ढाबे पर एक लड़का लड़की को आता देख ढाबे का भूतिया माहौल से रोमांटिक माहौल कर देता है, जिसे देखकर शुभम कहता है, अरे बेबी, मैं तुम्हें ऐसे ही डिनर पर ले जाना चाहता था और यहाँ तो पहले से ही सब किया कराया मिल गया। कैंडल लाइट, डिनर, डेकोरेशन, कितना सुंदर सजा रखा है ना। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। एक्सक्यूज मी आंटी, आप जल्दी से हम दोनों के लिए कुछ अच्छा सा खाने के लिए ले आइए। हाँ, जो भी आपके ढाबे का बेस्ट हो वो आप ले आइए। जी अभी लाया। ये लोग जानते नहीं है यहाँ का बेस्ट डिनर सिर्फ कटी मुंडी, हड्डियां, खून और शरीर के टुकड़े का है। चुड़ैल और भूत इसी तरह उनके सामने जाते हैं और जब वो भूतिया खाना कटे शेर खून उंगलियों को देखते हैं तो डर जाते हैं और कहते हैं, ये तो कटी मुंडी, खून और शरीर के टुकड़े हैं। आप मजाक कर रहे हैं ना हमारे साथ? चलिए अच्छा सा खाना लेकर आइए। हाँ प्लीज ले आइए। तुम दोनों ने ही कहा था इस ढाबे का जो बेस्ट खाना हो उसे लेकर आओ, तो मैं बस यही लेकर आया हूँ। ये कटी हुई मुंडी, लजीज खून वाली ये उंगलियां, ये पुरानी हड्डी, ये मांस के टुकड़े, अरे इन्हें खाओ, यहाँ का स्पेशल है। ये बोलते ही वो भूत भी अपने असली रूप में आ जाता है और वहाँ का माहौल भी डरावना हो जाता है। दोनों ये देखकर बहुत डर जाते हैं और दरवाजे की तरफ भागते हैं कि दरवाजा बंद हो जाता है। अब तो तुम्हें ये खाना ही होगा। आओ हमारे साथ भूतिया डिनर करो। प्लीज प्लीज हमें छोड़ दो, हमें जाने दो, माफ कर दो हमें, हमसे गलती हो गई है जो हम यहाँ आ गए। हाँ प्लीज, हमें बख्श दो, जाने दो हमें। नहीं, अब हम तुम्हें ये सब खिलाकर ही रहेंगे। जैसे ही चुड़ैल और भूत दोनों को जबरदस्ती मांस और वो खून खिलाने पिलाने लगते हैं तो शुभम डर कर कहता है, देखो तुम्हारे जरूर साथ किसी ने गलत किया होगा, उसकी सजा हमें मत दो। मैं जानना चाहता हूँ तुम ऐसा हमेशा से तो नहीं होगे। ये बात सुनते ही वो भूत और चुड़ैल अपनी बीती बातों में चले जाते हैं, जहाँ वो इसी ढाबे में बावर्ची का काम करते थे। ऐसे ही एक दिन उनके पास 2 गुंडे जैसे दिखने वाले हाथ में बोरी लिए आकर कहते हैं, सुनो, ये बोरी थामो और इसमें कुछ जानवरों का मांस है, जरा उनका कीमा बनाकर लाओ, हम वही खाएंगे। जल्दी करो, तुम्हें पैसे देंगे, हमें ढाबे का खाना नहीं खाना। पैसों की बात सुनकर मालिक दोनों को उनके मांस का खाना बनाने को बोलता है। जैसे ही दोनों रसोई में जाकर उस बोरी को खोलते हैं तो देखते हैं उसमें इंसान के शरीर के टुकड़े हैं। तभी वो ये बोरी उन दोनों गुंडों को मुंह पर मारते हैं और कहते हैं, ये क्या बदतमीजी है, किसी जानवर के नहीं बल्कि इंसान के टुकड़े, और हम इसका खाना कैसे बना सकते हैं? हाँ, दोनों अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। खाना तो बनाना पड़ेगा ही, हम आदमखोर हैं और हम इंसान का मांस खाते हैं। दोनों उन आदमखोर की बात सुनकर मना कर देते हैं। तभी वो जबरदस्ती कर उन दोनों को मार डालता है, जिसके बाद चंपा और कमलेश चुड़ैल और भूत बन जाते हैं और कहते हैं, इसने हमें मार डाला, अब हम लोगों को मारकर उनके टुकड़े उनको ही खिलाएंगे। हाँ चंपा रानी, अब से ये ढाबा सबको भूतिया डिनर करवाएगा। इसी के बाद दोनों ने बीती बातों से बाहर आते हैं और कहते हैं,
हमें माफ कर दो, हम तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम यहाँ से जा सकते हो। चंपा, मुझे एहसास हो गया है, हमें मासूम लोगों को मारने की जगह उस दरिंदे को ही मारना चाहिए जिसने हमें मारा था। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। जाने अनजाने हम वही कर रहे थे जो हम मरते वक्त नहीं करना चाहते थे। ये बोलते ही दोनों उन आदमखोरों को ढूंढकर मार डालते हैं और अपना बदला पूरा करने के बाद इस दुनिया से मुक्त हो जाते हैं। कब्रिस्तान की चुड़ैल। प्रीति अपनी माँ शीतल के साथ मॉल गई थी। वहां बहुत सुंदर सुंदर ड्रेसेस और खिलौने थे। तभी एक गुलाबी फ्रॉक देखकर प्रीति कहती है, मम्मा देखो ना, सामने वो पिंक कलर की फ्रॉक मुझे बहुत पसंद है, प्लीज दिला दो ना मम्मा। नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं दिला सकती। खिलौना दिलाया है ना, कुछ नहीं खरीदना, अब घर चलो। मम्मा प्लीज दिला दो ना, चाहिए मुझे, चाहिए मम्मा, मुझे वो ड्रेस चाहिए। प्रीति रोना बंद करो, सब हमें ही देख रहे हैं, घर चलो चुपचाप। प्रीति जिद करना बंद नहीं करती और शीतल उसका हाथ पकड़कर मॉल से घर आ जाती है। अपने रूम में रोते हुए प्रीति कहती है, मम्मा कुछ नहीं दिलाते, मुझे हमेशा ही ऐसे कर दिया, बस मुझे फ्रॉक पसंद आता है ना, फ्रॉक दिलाती, आइसक्रीम चाहिए कि आइसक्रीम भी नहीं, मेरी बात ही नहीं मानती, हो सकता है मुझसे प्यार ही नहीं करती, मुझे नहीं रहना इस घर में, और मैं कहाँ जाऊँ। ऐसा बोलकर प्रीति सो जाती है। अगले दिन शीतल उसका मायूस चेहरा देखकर उसे आइसक्रीम देती है। खिलौना न दिलाने की वजह से प्रीति गुस्से में होती है और उस आइसक्रीम को फेंक देती है। तभी शीतल उसे मारने के लिए हाथ उठाती है, मगर फिर रुक जाती है। ये देखकर प्रीति अपने कमरे में रोने चली जाती है। कुछ देर बाद वो अपने पापा रविंदर को कॉल करके शीतल की शिकायत करती है, लेकिन शीतल उसे सब बता देती है। जिसके बाद रविंद्र अपनी बेटी को और डांटता है। इस बात से गुस्सा होकर प्रीति आधी रात के 2 बजे अपनी गुड़िया लेकर घर से निकल जाती है और खुद से कहती है, अब मुझे मम्मी पापा के साथ नहीं रहना, वो मुझे बहुत डांटते और प्यार तो बिल्कुल नहीं करते, मैं आऊंगी नहीं घर पर। चलते चलते वो एक कब्रिस्तान के पास पहुंच जाती है और कहती है, ये मैं कहाँ आ गई, यहाँ कोई भी नहीं है, कोई मुझे डांटेगा भी नहीं, यहीं खेलकर सो जाऊंगी। अरे वाह, ये कैसा बेंच है। प्रीति कब्र को बेंच समझकर वहीं लेट जाती है तो कभी अपनी डॉल से उसके साथ खेलने लगती है। तभी उसकी डॉल जमीन पर गिरकर कीचड़ से गंदी हो जाती है और वो बोलती है, ओफो, मेरी प्यारी गुड़िया तो खराब हो गई और उसे कैसे साफ करूं? मुझे पानी भी नहीं दिख रहा, अब मैं कैसे खेलूंगी इसके साथ? तुम्हारी डॉल खराब हो गई ना प्रीति? क्या तुम्हें नई डॉल चाहिए? मैं तुम्हें लाकर दे सकती हूँ। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? कौन है यहाँ? मैं हूँ चुड़ैल। तुम्हारी ये छोटी सी डॉल खराब हो गई है ना? मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा अच्छी और बड़ी डॉल देती हूँ। ऐसा बोलते ही चुड़ैल उसे अपनी जादुई शक्ति से एक बड़ी सी गुड़िया देती है, जिसे देखकर प्रीति कहती है, अरे वाह आंटी, ये तो बहुत सुंदर डॉल है, इतनी बड़ी तो मुझे कभी मम्मी ने भी नहीं दिलाई, क्या मैं उसके साथ खेल सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, तुम इसके साथ खेल सकती हो, अब से ये तुम्हारी ही डॉल है। सच्ची आंटी? हाँ बिल्कुल। क्या तुम्हें चॉकलेट चाहिए? मुझसे मांग सकती हो, तुम्हें सब दे सकती हूँ। हाँ आंटी, मुझे चॉकलेट चाहिए, और हाँ, मम्मी ने जो मुझे पिंक वाली फ्रॉक नहीं दिलाई थी, मुझे वो भी चाहिए। बस इतनी सी बात, अभी तुम्हें मैं सारी चीज ला कर देती हूँ। ये बोलते ही चुड़ैल प्रीति की मांगी हुई सारी चीज उसके सामने रख देती है और प्रीति को वो पिंक फ्रॉक पहना देती है। ये देखकर वो कहती है, अरे वाह, ये तो वही ड्रेस है जो मुझे मम्मी ने दिलाई नहीं थी। थैंक यू आंटी। अच्छा आंटी, अब मैं घर चलती हूँ। नहीं रुको, तुम अपने घर नहीं जा सकती हो। पर आंटी, मेरी मम्मी ढूंढेंगी मुझे। ठीक है, तुम अपने घर जा सकती हो, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें हर रोज इसी समय मेरे पास आना होगा। मैं तुम्हें बहुत सुंदर सुंदर खिलौने दूंगी। ठीक है आंटी, मैं रात को आऊंगी। ये सुनकर प्रीति उसकी दी हुई चॉकलेट लेकर घर चली जाती है। अगले दिन सुबह उसकी माँ देखती है तो बोलती है, प्रीति, ये तो वही फ्रॉक है जिसके लिए तू जिद कर रही थी। ये कहाँ से आई तुम्हारे पास? मैंने तो दिलाई नहीं तुम्हें। आपने तो दिलाई नहीं थी ना, तो पूछो भी मत। ये बोलकर वो छत पर चली जाती है। तभी चुड़ैल उड़ते हुए उसकी छत पर आ जाती है और कहती है, प्रीति आओ बेटा, मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें आज भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें खिलाऊंगी, तुम्हारे साथ खेलूंगी,
हम बहुत मजे करेंगे। हाँ हाँ आंटी, मुझे आज भी आपके साथ खेलना है। मुझे चीज चाहिए, नई वाली। चुड़ैल की बात सुन प्रीति उसके साथ कब्रिस्तान चली जाती है। वहाँ चुड़ैल के साथ आंख मिचोली खेलते हुए कब्रों के पीछे छुप रही थी, तो कब्रों पर कूद भी रही थी, तो कभी नई गुड़िया के साथ खेल रही थी। दोनों एक दूसरे के साथ खेलकर बहुत खुश थे। तभी प्रीति थक कर बैठ जाती है और कहती है, आंटी आज मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे नींद आ रही है, अब नहीं खेला जा रहा। अच्छा, आओ मेरी गोद में सिर रख लो और सो जाओ। मैं तुम्हें लोरी सुनाती हूँ। लोरी 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 चंदनिया छुप जाना रे, क्षण भर को लुक जाना रे, बिटिया मेरी सो जाए। लोरी सुनते ही प्रीति चुड़ैल की गोद में सो जाती है। कुछ देर बाद जाकर प्रीति वापस घर चली जाती है। ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है। ऐसे ही एक दिन प्रीति बहुत देर तक नहीं आती। रात में शीतल और रविंद्र अपनी बेटी को देखने जाते हैं तो वो उन्हें कमरे में नहीं मिलती। दोनों सुबह तक अपनी बेटी का इंतजार करते हैं कि प्रीति आ जाती है। उसके हाथ में चॉकलेट और गुड़िया देखकर दोनों ही हैरान हो जाते हैं। कुछ कहते उससे पहले रविंद्र उसे रोककर कहता है, शीतल नहीं, अभी इसे कुछ मत कहो। ये रोज कहाँ जाती है और ऐसा बर्ताव क्यों करती है, ये हमें पता लगाना होगा। आप ठीक कहते हैं। दोनों रात में सोने का नाटक करते हैं और जैसे ही शीतल उठकर चुड़ैल के साथ कब्रिस्तान जाती है, वो दोनों भी उसका पीछा करते हुए कब्रिस्तान पहुंच जाते हैं। ये देखकर दोनों हैरानी से बोलते हैं, हे भगवान, मेरी बेटी पर चुड़ैल ने कब्जा कर रखा है। वो रोज इस चुड़ैल के पास आती है, इसीलिए वो हमसे नफरत करने लगी है और उसके साथ ज्यादा रहने लगी है। मैं अपनी बेटी को लेकर आती हूँ अभी। नहीं शीतल, रुको, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। तुम्हें पता ही है चुड़ैल बहुत शक्तिशाली है, हमारी बेटी को इतनी आसानी से नहीं देगी। हमें किसी तांत्रिक की जरूरत पड़ेगी। अपनी बेटी को इसके चंगुल से निकालने के लिए हमें वापस लौटना होगा, अभी इसी वक्त। रविंदर की बात सुनकर शीतल पत्थर रखकर अपने कदम वापस ले आती है और दोनों इसी क्षण एक तांत्रिक के पास जाकर अपनी बेटी की मदद के लिए गुहार लगाते हैं। जिसके बाद वो तांत्रिक अपनी सारी तंत्र मंत्र की जरूरत वाली चीजों को उस कब्रिस्तान में ले आता है। चुड़ैल के सामने जाकर उस पर फेंकता है। तभी चुड़ैल गुस्से से कहती है, कौन है? कौन मेरे और प्रीति के बीच में आया है? काली चुड़ैल एक बच्चे पर कब्जा करके उसके साथ खेलती है, उसे कब्रिस्तान में बुलाती है। शर्म नहीं आती? छोड़ दे इस बच्ची को, इसके माँ बाप इसे लेने आए हैं। नहीं दूंगी, प्रीति को मैं किसी को भी नहीं दूंगी। ये मेरी बेटी है, मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगी। इसके साथ खेलती हूँ, खुश रहती हूँ। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ये बोलते ही तांत्रिक चुड़ैल पर अभिमंत्रित बभूत फेंकता है, जिससे चुड़ैल तब भी उसका हाथ नहीं छोड़ती। प्रीति, मेरी बच्ची, मेरे पास आ जा। नहीं दूंगी प्रीति, कहीं नहीं जाएगी। लगता है चुड़ैल को तुम्हारी बेटी से ज्यादा मोह हो गया है, इसलिए तुम्हारी बेटी को छोड़ नहीं रही। मुझे इसे वापस उसी कब्र में बंद करना होगा, तभी तुम्हारी बेटी को छोड़ेगी। ऐसा बोलते ही तांत्रिक अपने कठोर मंत्र के उच्चारण से उस पर गंगा जल डालता है, जिसके बाद चुड़ैल तिल मिलाकर कहती है, छोड़ छोड़ मुझे तांत्रिक, छोड़। आ जा चुड़ैल जा, अपनी कब्र में वापस जा। छोड़ दे इस बच्ची को, जा अपनी कब्र में। ये बोलते ही चुड़ैल उसकी बात सुनकर वापस अपने कब्र में चली जाती है और तांत्रिक उसकी कब्र को तंत्र मंत्र विद्या से बांध देता है। जिसके बाद प्रीति खुशी खुशी अपने माँ बाप के साथ रहने लगती है। चुड़ैल और भूतिया कुत्ते की शादी। रात का समय था। चांद की रोशनी धरती पर पड़ रही थी। उस चांद की रोशनी में भयंकर चुड़ैल पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर किसी का इंतजार कर रही थी। ओह, वो पता नहीं ये नालायक कहाँ रह गया। मैं कितनी देर से इसका इंतजार कर रही हूँ, भगवान जाने कब आएगा। मैंने तो सुना था कि लड़कियां लड़कों को वेट करवाती हैं, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही है, ये कुत्ता मुझसे वेट करवाता है। वो चुड़ैल इतना बोल ही रही थी कि तभी वहाँ पर एक भूतिया कुत्ता दौड़ते हुए आता है। अरे मेरी जानू, मुझे माफ कर दो, गलती से आज मैं लेट हो गया। क्या तुम्हें पता नहीं कि लड़कियां वेट करवाती हैं लड़कों को, लड़के नहीं? अरे मेरी जानू, अब मान भी जाओ, मैं मानता हूँ मेरी गलती है, लेकिन मैं जल्दी अपने घर से नहीं निकल पा रहा था, इसलिए मुझे आने में देरी हो गई। गलती तुम्हारी नहीं, गलती हमारी है। काश हम लोगों ने उस दिन उस देवता का मजाक नहीं बनाया होता, तो शायद आज हम अपने असली रूप में होते। हम दोनों अपना जीवन कितना खुशहाल तरीके से व्यतीत कर रहे थे, लेकिन हमारी एक छोटी सी गलती ने
हमारा सब कुछ बर्बाद कर दिया। सीलमपुर गांव में सुनीता और विवेक नाम के एक लड़का और एक लड़की रहते थे। वो दोनों आपस में एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन उन दोनों के प्यार के साथ साथ उन दोनों को खुद पर बहुत घमंड था, क्योंकि वह दोनों उस गांव में काफी सुंदर थे। यदि उन लोगों के पास कोई आता तो वह उसका मजाक बनाकर उन्हें भगा दिया करते। ऐसे ही एक बार की बात है, विवेक और सुनीता एक पार्क में बैठकर आपस में एक दूसरे से बात कर रहे थे। यार सुनीता, तुम जल्दी से अपने घर वालों को मना लो। उधर तुमने अपनी फैमिली को शादी के लिए राजी किया, इधर मैं अपने माँ बाप को तुम्हारे घर पर लेकर आ जाऊंगा। हाँ विवेक, मैं अभी घर जाऊंगी और अपने माँ बाबा को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगी। जहाँ तक मैं जानती हूँ कि उन्होंने मेरी हर एक डिमांड पूरी करी है, तो शायद वो मेरी इस इच्छा को भी जरूर पूरा कर देंगे। वह दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर एक अजीब सा दिखने वाला आदमी आता है, जिसका चेहरा काले धब्बों से भरा हुआ था। उसके हाथ पैर में अजीबो गरीब तरह के दाने हो रखे थे। अजीब सा दिखने वाला आदमी उन दोनों के पास आता है और उससे बोलता है, बेटा बेटी, तुम दोनों की जिंदगी सफल रहे। मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया। विवेक, देख रहे हो ये भद्दा सा दिखने वाला आदमी हम लोगों के पास आता और हमसे उम्मीद करता है कि हम इस घिनौने इंसान को पैसे देंगे। हाँ, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो सुनीता। ये गंदा सा दिखने वाला आदमी को हम छूना भी पसंद नहीं करेंगे। हो भद्दे से दिखने वाले आदमी, सुन लिया तूने? अब चल निकल यहाँ से, तेरे लिए हम लोगों के पास कुछ भी नहीं है, समझा तू? उसकी ये बात सुनकर वह भद्दे से देखने वाले आदमी के चारों तरफ एक तेज रोशनी चमकती है और वह आदमी एक भद्दे से आदमी से तब्दील होकर एक देवता में बदल जाता है। वो देवता उन दोनों को बोलते हैं, अरे मूर्ख इंसान, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मैंने तो ये सोचा कि तुम दोनों देखने में इतने अच्छे हो और तुम दोनों का प्यार काफी सच्चा भी दिख रहा था। ये सोचकर मैं तुम्हारे पास तुम्हारी परीक्षा लेने आया। मैं एक भद्दे आदमी का रूप लेकर जानबूझकर तुम्हारे पास आया, ये देखने कि तुम इन गरीबों की कितनी देखभाल करते हो। लेकिन तुम लोगों ने अपने प्यार और अपनी सुंदरता पर घमंड करके खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार दी। तुम लोग किसी गरीब का पेट नहीं भर सकते, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। ऐ लड़की, तू बहुत सुंदर है ना, इसलिए आज से बल्कि अभी से तू एक चुड़ैल बन जाएगी। और विवेक, तुम्हारी जबान कैंची के जैसी चलती है, इसलिए तुम एक कुत्ता बन जाओगे। तथास्तु। इतना बोलकर वह देवता अपने हाथों से एक जादू करते हैं और उस जादू से सुनीता एक चुड़ैल में तब्दील हो जाती है और विवेक एक भूतिया कुत्ते में तब्दील हो जाता है। खुद को इस तरह की हालत में देख चुड़ैल और कुत्ता दोनों ही उस देवता के पैरों में गिर जाते हैं और रोते हुए बोलते हैं, हमें माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि आप हमारी परीक्षा ले रहे हैं। हम ये भी नहीं जानते थे कि आप एक देवता हैं। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब हम कभी ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे गरीब लोगों को ठेस पहुंचे और नुकसान पहुंचे। हाँ, हमें माफ कर दीजिए, हम आपके पैर पकड़ रहे हैं, प्लीज। उन दोनों को रोता और गिड़गिड़ाता हुआ देख वह सिद्ध देवता उनसे बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकता। परंतु हाँ, यदि तुम अपने परिवार वालों के सामने अपने इस भूतिया वेश में जाओगे तो वो तुम्हें घर से निकाल देंगे, जिसके बाद तुम दोनों को अपने परिवार वालों को मनाना है। और जब वो तुम्हारी शादी करवाएंगे तब तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। इतना कहकर वह देवता वहाँ से गायब हो जाता है। मैं वह दिन कभी नहीं भूल सकती। खैर, जो हुआ उसको हम बदल तो नहीं सकते। चलो चलकर अब हम अपने अपने घर में चले जाते हैं। इतना कहकर भूतिया कुत्ता और चुड़ैल दोनों ही अपने अपने घर में जाकर एक दूसरे के बारे में बता देते हैं। जब यह बात उनके घर वालों को पता चलती है कि एक चुड़ैल और एक भूतिया कुत्ता आपस में एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो वह उन्हें घर से निकाल देते हैं। जिसके बाद दोनों ही रोते हुए एक दूसरे के पास आते हैं और एक दूसरे को बोलते हैं, हमारे पेरेंट्स नहीं माने, लगता है हम लोगों को अपना पूरा जीवन इसी तरह व्यतीत करना होगा। तुम बिल्कुल सही बोल रही हो सुनीता, मुझे भी ऐसा ही कुछ लग रहा है। उन दोनों को बात करते हुए उन दोनों के पेरेंट्स देख लेते हैं, जिसमें से भूतिया कुत्ते की माँ उस कुत्ते से बोलती है, बेटा तुम कौन हो और तुम दोनों का क्या कनेक्शन है? मैं मानती हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, एक पल को शायद हम तुम्हारी शादी भी करवा दें, लेकिन ये सोचकर हम तुम्हारी शादी नहीं करवा रहे क्योंकि तुम एक कुत्ते हो और वो एक चुड़ैल है। एक भूतिया कुत्ते और एक चुड़ैल की शादी कैसे संभव हो सकती है?
उसकी ये बात सुनकर चुड़ैल और भूतिया कुत्ते उन सभी को अपना सारा सच बता देते हैं। ये सब सुनकर चुड़ैल के माँ बाबा और भूतिया कुत्ते के माँ बाप उन दोनों के माता पिता उन दोनों को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। जिसके बाद हाथ जोड़कर विनती करते हुए चुड़ैल बोलती है, हम लोगों की शादी करवा दीजिए। यदि हम लोग एक हो गए तो हम लोग इस श्राप से मुक्त हो जाएंगे। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ। हाँ मेरे बच्चे, हम लोग तुम्हारी शादी जरूर करवाएंगे और तुम इस श्राप से जरूर मुक्त हो जाओगे। इतना कहकर भूतिया कुत्ते और चुड़ैल के माता पिता दोनों ही एक दूसरे की शादी आपस में करवा देते हैं। और जैसे ही वह भूतिया कुत्ता और चुड़ैल के साथ फेरे पूरे होते हैं, वैसे ही दोनों फिर से एक इंसानी रूप में आ जाते हैं। जिसके बाद वह खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं।